नमस्ते दोस्तों। यहाँ केवल 10 क्वेश्चंस होंगे। एंड हाउ मैनी डू यू नो, आप कितने क्वेश्चन इसमें जान पाते हैं, कितने क्वेश्चन आप हल कर पाते हैं, इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, यानी फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन बनाए गए थे पहले। तो 1951 में केसी नियोगी जी फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं हम। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो 5 सालों के लिए एक अध्यक्ष यानी एक चेयरपर्सन और 4 मेंबर की एक कमेटी बनाएगी, जिसे फिनेंस कमीशन कहा जाएगा। और वो फिनेंस कमीशन जो है वो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच फाइनेंशियल रिलेशन को देखेगी कि कितना टैक्स, कितना डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का होना चाहिए। अगर अन्य ऑप्शंस की बात करें तो के संथानम 1956 में इनको सेकंड फिनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। ए के चंदा जी इनको 1960 में थर्ड फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। और सी रंगराजन जिनको 12th फाइनेंस कमीशन, जो कि 2002 में बना था, 2002 में इनको 12th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। अगर मैं पूछूं आपसे कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन हैं, तो वो हैं एन के सिंह। इस समय एन के सिंह है। और 14th फाइनेंस कमीशन के अगर मैं चेयरमैन पूछूं आपसे, तो वो रहे हैं वाई वी रेड्डी। और ये बना था जो 15 फाइनेंस कमीशन, ये 2020 के लिए 2020 से 2025 तक बना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ इनकम इन सेंट्रल फाइनेंस सैंक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से नहीं लेती है। तो आप जान रहे हैं लैंड रेवेन्यू जो है स्टेट गवर्नमेंट लेती है, बाकी इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड कॉर्पोरेट टैक्स ये केंद्र सरकार वसूल करती है। क्वेश्चन नंबर 3, लाफर कर्व स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन। देखो जो लाफर कर्व होता है वो किस चीज़ के रिलेशन को स्टडी करता है। लाफर कर्व टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच रिलेशन को बताता है। ये कहता है कि एक लेवल तक तो टैक्स बढ़ाओगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, यानी एक लेवल तक अगर टैक्स रेट बढ़ाओगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन एक लेवल के बाद टैक्स बढ़ाने पर रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा बल्कि वो घटने लगेगा। इसे दिया था 1974 में आर्थर लाफर ने। ओके, यूएस का है ये, यूएस में 1974 में दिया गया था इसको। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम अमंग द कोड्स गिवन। एजर्सन दे रखा है और रीजन दे रखा है। देखो एजर्सन क्या है, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज हैव इंक्रीज इन इंडिया इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। पोस्ट रिफॉर्म की बात, रिफॉर्म कब हुआ था, जब 1991 92 ये रिफॉर्म पीरियड है। तो ये क्या कहना है कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज हैव इंक्रीज इन इंडिया पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। बिल्कुल नहीं, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी बल्कि घटी है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग विच रिस्ट्रिक्टेड कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन रिचर स्टेट हैज़ बीन एबॉलिस्ड। बिल्कुल नहीं, इसको एबॉलिस्ड नहीं किया गया है। तो इसका अकॉर्डिंग टू मी राइट आंसर इज आर इज़ करेक्ट बट ए इज़ रॉन्ग, डी। आप इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़िए, समझिए, तो इसका आंसर चेंज भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि रिजिड आंसर, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी एंड अभी तक मुझे लग रहा है कि इसका आंसर डी सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मेन थ्रस्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज टू इनवाइट ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ। जो 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, जिसके तहत हमने एलपीजी का कॉन्सेप्ट यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपनाया था, उसमें हमारा जोर था कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में आए और हमारे देश को डेवलप करे। क्योंकि इससे पहले जो है हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी और इसके बाद हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी बन गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, if correlation coefficient between two variables is equal to -1 then these variables are। देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान कितना होता है, -1 से लेकर 0 से +1 तक। अगर +1 होगा तो उसे कहेंगे परफेक्टली कोरिलेटेड। अगर दो वेरिएबल्स की
कोरिलेशन कोफिशिएंट आ रहा है +1 तो उन्हें कहेंगे परफेक्टली कोरिलेशन। अगर 0 आ रहा है तो उसे कहेंगे अनकोरिलेटेड या नो, कोई रिलेशन नहीं। और अगर माइनस आ रहा है तो निगेटिवली परफेक्टली कोरिलेटेड। अगर +1 है तो इसको कहेंगे पॉजिटिवली परफेक्टली कोरिलेटेड, और अगर -1 है तो इसको कहेंगे निगेटिवली परफेक्ट कोरिलेटेड। तो ये होगा डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देखो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम क्या कहते हैं, रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। और एक टाइप का और होता है, देखो सैम्पलिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो समझ लीजिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन कौन सी होती है, सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो उसमें देख लीजिए कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, एक्सटेंसिव सैम्पलिंग, तो ये सब आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, The economist who said that international trade was based on the principle of absolute advantage is, तो इसको एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दिया था ट्रेड का एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने यह थ्योरी दी थी 1776 में। अगर अन्य ऑप्शंस की बात हम करें तो जेएस मिल ने दिया था रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी 1858 में। बर्टिल ओहलिन, जिसको एचओ थ्योरी के नाम से बाद में जाना गया, ये मॉडर्न इंटरनेशनल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी कही जाती है। डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दी थी और इन्होंने ये दी थी 1817 में। इसका डेट थोड़ा एक बार आप देख लेना, मुझे अगर डेट ये तो डेट सही है, अगर मुझे ऑथेंटिक मिला तो मैं इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू सॉलो the long run rate of growth in an advanced economy equals to Harrod's warranted growth rate। ठीक है, अकॉर्डिंग के अनुसार लॉन्ग रन जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो एडवांस इकोनॉमी में अगर हैरॉड के में देखा जाए तो वो वारंटेड ग्रोथ रेट के बराबर होगी, GW के बराबर होगी। अगर सॉलो की बात करें तो सॉलो ने अपनी ये जो लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल दिया था ये 1956 में दिया था। ओके, स्वान के साथ मिलकर, स्वान एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर इसको 1956 में दिया था और इसके लिए इनको 1987 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो, टैक्स ऑन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सिंपल है इसका, वेल्थ टैक्स द राइट आंसर। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe my channel for more videos and press the bell icon. Thanks for watching. Be careful. Bye bye.